हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल बीबीई बैक वेंचर इंजीनियर्स। तो दोस्तों, मैं भी आप लोग की तरह एक एजेई एस्पिरेंट हूँ और मेरा जो मेन टारगेट है वो एसएससी जे 2026 एग्ज़ाम है। और मैं आप लोग को बता दूँ अपने बारे में कि एक्चुअली मैं ना 2 से 3 साल से अपनी प्रिपरेशन कर रहा हूँ एजेई एग्ज़ाम्स की। और अभी तक अनफॉर्चुनेटली मेरा कहीं पे सिलेक्शन नहीं हुआ है, लेकिन हर एग्ज़ाम में मैं 10-15 मार्क्स या 5-10 मार्क्स या 8 7-8 मार्क्स से पीछे रह जाता हूँ कट ऑफ से। ओके। तो जो मेरी 2-3 साल की प्रिपरेशन है, उसमें मैंने बहुत कुछ एक्सपीरियंस किया। कितने सारे जो रिपीटेड क्वेश्चंस हैं वो मैंने एक्सपीरियंस किए कि ये क्वेश्चन, इस टॉपिक से क्वेश्चन, इस सब्जेक्ट का क्वेश्चन ये तो बार-बार रिपीट होता है ना? तो मैंने बस ये चैनल इसीलिए स्टार्ट किया है दोस्तों कि मैं अपनी तरह, जैसे मेरी तरह जो लोग होंगे या फिर जो बिगिनर्स होंगे उनकी हेल्प कर सकूँ और अपने द्वारा जो है मैं आप लोग की हेल्प कर पाऊँ जिस भी टॉपिक्स में आपको दिक्कत होती है, या जिस भी टॉपिक में हम एस्पिरेंट्स को या बच्चों को या स्टूडेंट्स को दिक्कत आती है, तो मैं ईज़ी वे में उनको एक वीडियो के द्वारा आपको समझाने की कोशिश करूँगा। तो एक्चुअली मैं ना शुरू से एक बैक बेंचर रहा हूँ, तो मतलब अपने एकेडमिक्स में मैंने इतना ज़्यादा अच्छा परफ़ॉर्म नहीं किया है, लेकिन अब इस टाइम पे मैं काफ़ी सीरियस हूँ एक्चुअली। तो मैंने चैनल का नाम ही इसीलिए बैक बेंचर इंजीनियर्स रखा है। ओके। तो मैं भी एक एस्पिरेंट ही हूँ, मैं कोई टीचर तो नहीं हूँ, लेकिन मेरे को 2-3 साल का एक्सपीरियंस हो गया है, तो मैं हर दिन बेहतर बनने की कोशिश कर रहा हूँ। अगर आप लोग भी जैसे डिप्लोमा स्टूडेंट या बीटेक स्टूडेंट हो, तो आप मेरे साथ जुड़ सकते हो और मेरे चैनल को जॉइन कर सकते हैं। ठीक है? तो लेट्स क्रैक इट टुगेदर गाइस। ओके। तो एक्चुअली आज का टॉपिक जो है वो मैंने सोचा है कि कंस्ट्रक्शन ऑफ ट्रांसफार्मर आपके साथ डिस्कस किया जाए, है ना? तो बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक रहता है ये एसएससी जेई और आरआरबी जेई के पर्पस से, एंड अदर जो भी पीएसयू के एग्ज़ाम्स होते हैं या जेई के एग्ज़ाम होते हैं या स्टेट जेई के एग्ज़ाम होते हैं, तो उसके पर्पस से बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक हो जाता है ये ट्रांसफार्मर का कंस्ट्रक्शन। ठीक है? जैसे कि आप लोग देख पा रहे होंगे स्क्रीन पे कि आपको एक ट्रांसफार्मर दिख रहा होगा, तो ये जो है आप नेम प्लेट देख रहे होंगे, एबीबी कंपनी का ये ट्रांसफार्मर है और 315 एमवीए का 220 ऑब्लिक स्टार 32 केवीए हमारा क्या है, ट्रांसफार्मर है। ठीक। तो इसमें क्या है कि अब हमको ये कैसे पता लगेगा कि ये स्टार कनेक्शन या डेल्टा कनेक्शन है। यहाँ आप देखिए 32 से पहले वाई लिखा हुआ है, तो ये स्टार कनेक्शन है। अगर यहाँ पे डेल्टा का साइन बना होता है, डेल्टा का साइन मैं आपको बताता हूँ, डेल्टा का साइन थोड़ा इस तरीके से का होता है, डेल्टा का साइन थोड़ा इस तरीके का होता है और स्टार का साइन थोड़ा इस तरीके का होता है। तो ये दो साइन हमको सिंबल मतलब हमको याद रखने हैं। तो यहाँ पे ये देखो, ये एबीबी कंपनी का है, 315 एमवीए का ट्रांसफार्मर, 220 केवीए और 32 केवी का स्टार कनेक्शन ये ट्रांसफार्मर हमारे पास है। ओके। ठीक है जी। तो आगे बढ़ते हैं थोड़ा-सा और हम थोड़ा इसके बारे में और समझेंगे, ट्रांसफार्मर के कंस्ट्रक्शन के बारे में कि क्या होना है। ओके। तो ये होता है हमारा ट्रांसफार्मर का कंस्ट्रक्शन, इस तरीके का हमारा ट्रांसफार्मर कुछ दिखता है। और सबसे पहले इसके अंदर ये कोर होता है। ओके। थोड़ा-सा मैं वो ले लेता हूँ, इंक पेन ले लेता हूँ। ओके। ये होता है हमारे पास कोर, ये वाला, ये कोर होता है। ठीक। ये हमारी वाइंडिंग्स आ रही हैं इसमें, ये वाइंडिंग्स आ रही हैं, ये वाली ये वाइंडिंग्स आ रही हैं ऊपर से। ठीक। ये हमारा ट्रांसफार्मर का टैंक होता है, ये देखिए, ये हमारा ट्रांसफार्मर का टैंक होता है, इसको कोर बोला गया है, मैंने जैसा कि मैंने आपको बताया अभी। ठीक है? ये ट्रांसफार्मर का कोर हो गया। यहाँ पे आपकी फिर हम ऊपर आते हैं थोड़ा-सा, ये हमारी बुशिंग्स होती हैं जिसको प्राइमरी टर्मिनल्स भी बोला जाता है। ठीक है? और यहाँ पे सेकेंडरी टर्मिनल्स की हमारी बुशिंग्स होती हैं। ये हमारे कुछ इम्पोर्टेंट कंपोनेंट्स हैं इसके ट्रांसफार्मर के। ठीक। इसके अंदर ट्रांसफार्मर का ऑयल हमारा फ़िल्ड रहता है जो कि पेल येलो कलर का होता है। कैसा होता है? पेल येलो कलर का। अगर मैं आपको यहाँ लिख के देना चाहूँ तो ये मतलब थोड़ा-सा दिक्कत है यहाँ पे, पेल येलो कलर का ये रहता है। ठीक है? और यहाँ पे जो है ये हमारे कूलिंग ट्यूब्स लगे रहते हैं जिससे हमारा जो ट्रांसफार्मर होता है वो कूलिंग होता है। ठीक है? ये हमारी बुकोल्स रिले लगी रहती है जो कि
इस टॉपिक से मतलब मैं क्या बताऊँ कि काफ़ी बार रिपीटेड क्वेश्चन आया हुआ है कि बिकॉज़ रिले जो होती है वो हमारी कहाँ पे लगी होती है, कहाँ पे मतलब उसको कनेक्ट किया जाता है। तो वो हमारा ट्रांसफ़ॉर्मर का टैंक और जो हमारा कंज़र्वेटर टैंक होता है, इन दोनों के बीच में लगी होती है और ट्रांसफ़ॉर्मर के टैंक को हम मेन टैंक भी बोलते हैं। एक हमारा ये ब्रीथर होता है, ओके, ये हमारा ब्रीथर होता है। ब्रीथर का काम भी हम समझेंगे कि क्या होता है। ये हमारे टेम्परेचर गेज होता है। यहाँ पे क्या होता है, ये टेम्परेचर गेज होता है। ये एक टैंक आउटलेट होता है। जो भी हमारा ऑयल होता है, अगर हमें मान लो हमारा ऑयल काफ़ी ज़्यादा पुराना हो गया, उसको चेंज करना है, तो उसके लिए हमारा ये आउटलेट रहता है, तो ऑयल हमारा इसके थ्रू हम निकाल सकते हैं। ओके, तो ये कुछ हमारे कंपोनेंट्स थे। ओके, आगे बढ़ते हैं थोड़ा सा, सॉरी, थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। या ये ट्रांसफॉर्मर क्या होता है? ट्रांसफॉर्मर इज अ स्टैटिक या स्टेशनरी डिवाइसेस, ठीक है, जो कि क्या करता है, ट्रांसफर्स करता है इलेक्ट्रिकल एनर्जी को फ्रॉम वन सर्किट टू अनदर सर्किट विदाउट चेंजिंग द फ्रीक्वेंसी। मतलब बिना फ्रीक्वेंसी को चेंज किए ये इलेक्ट्रिकल एनर्जी को एक सर्किट से अनदर सर्किट में ट्रांसफर करता है। ट्रांसफॉर्मर हमारा वर्क करता है प्रिंसिपल ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, ठीक। दो वाइंडिंग्स होती है ट्रांसफार्मर के पास, जो कि इलेक्ट्रिकली आइसोलेटेड होती है बट मैग्नेटिकली कपल्ड होती है। अच्छा, इलेक्ट्रिकली आइसोलेटेड और मैग्नेटिकली कपल्ड का मतलब क्या है? इलेक्ट्रिकली आइसोलेटेड का मतलब ये है कि इलेक्ट्रिकली वो एक दूसरे से दूर रहते हैं, और मैग्नेटिकली कपल्ड का मतलब ये है कि वो एक दूसरे से लिंक रहते हैं, ठीक। ठीक है। अच्छा, ट्रांसफार्मर के अंदर कोई भी रोटेटिंग पार्ट नहीं होता, क्योंकि ये स्टैटिक डिवाइस है ना। इसीलिए इसके अंदर फ्रिक्शन और विंडेज लॉसेस आर जीरो। दैट्स वाई एफिशिएंसी ऑफ ट्रांसफार्मर इज मैक्सिमम अमंग ऑल दी मशीन्स, ठीक है। जितनी भी हमारी मशीन्स होती है, तो ट्रांसफार्मर की एफिशिएंसी जो होती है वो सबसे ज़्यादा मैक्सिमम होती है। आगे बढ़ते हैं थोड़ा सा, और ये मेरे थोड़े जो मैंने अपनी प्रिपरेशन के दौरान नोट्स बनाए हैं, तो मैंने उनके यहाँ पे आपका नोट्स हमने अटैच किए हैं, ठीक। तो कंस्ट्रक्शन मेथडोलॉजी ऑफ ट्रांसफार्मर हम देखते हैं। सबसे पहले हम कोर देखते हैं। जो हमने कोर देखा था, वो कोर क्या होता है? तो कोर जो होता है वो मेड अप होता है भाई सिलिकॉन स्टील का, ठीक है। किसका होता है मेरे भाई? सिलिकॉन स्टील का ये कोर मेड अप होता है, बना हुआ होता है सिलिकॉन स्टील का। अब स्टील क्या होती है? यहाँ पे स्टील होती है आयरन प्लस आपके कार्बन का अलॉय होता है ये, ठीक है। स्टील आपकी क्या होती है? आयरन प्लस कार्बन के अलॉय होता है। अब सिलिकॉन जो होता है हमारा, सिलिकॉन एडिड नॉट मोर देन 4%। सिलिकॉन हमारा नॉट मोर देन 4%, हम इसको क्या करते हैं, नॉट मोर देन 4% से ज़्यादा हम इसको एडिड नहीं करते। अब मटेरियल ऑफ कोर जो होता है वो कैसा होता है? फेरोमैग्नेटिक मटेरियल होता है भाई। कैसा होता है? फेरोमैग्नेटिक मटेरियल, ये अपने को याद होना चाहिए। अब स्टील के अंदर क्या होता है कि वी मेक थिन लैमिनेशंस बाई सीआरजीओ प्रोसेस। सीआरजीओ प्रोसेस क्या होता है? कोल्ड रोड ग्रेन ओरिएंटेड, ये हमारा सीआरजीओ की फुल फॉर्म होती है। ये हमको याद रखनी है, और ये काफ़ी ज़्यादा एग्जाम्स में पूछा भी जाता है, ठीक। अच्छा, अगर आपका ये डाउट हो सकता है कि सिलिकॉन हम 4% ही क्यों करते हैं, उससे ज़्यादा क्यों नहीं करते? वो इसलिए, अगर हम सिलिकॉन को 4% से ज़्यादा अगर हम एक्सेस कर देंगे, बना देंगे, तो हमारा जो मटेरियल होता है ना, ब्रिटल हो जाएगा। ब्रिटल का मतलब ये होता है कि थोड़ा सा नाजुक या फिर थोड़ा सा कड़क, मतलब जो नाजुक, आप समझ सकते हैं कि नाजुक ये होता है, ठीक है ना। नाजुक ये होता है। आगे बढ़ते हैं। तो ट्रांसफॉर्मर के अंदर क्या होता है मेरे भाई? ट्रांसफॉर्मर के अंदर आपका ये प्रैक्टिकली हमको ये याद रखना है, प्रैक्टिकली ट्रांसफॉर्मर जो होते हैं वो स्टेप्ड कोर टाइप के होते हैं। कैसे होते हैं भाई? स्टेप्ड कोर टाइप के होते हैं। प्रैक्टिकली इस तरीके की वाइंडिंग हमारी नहीं होती है। ये सिर्फ हमको समझने के लिए, किताबों में दिखाने के लिए इस तरीके की वाइंडिंग हमको दे रखी है। लेकिन प्रैक्टिकली कैसा होता है भाई? स्टेप्ड कोर होता है, जो कि इस तरीके का बना हुआ है। इस तरीके से, इस तरह से हमारा वाउंड रहता है, ठीक है। ये हमारा लैमिनेटेड कोर रहता है, जिसको हम क्रूसीफॉर्म सेक्शन भी बोलते हैं, ठीक है। ये हमारी लो वोल्टेज होती है इसकी, ये सॉरी, ये हाई वोल्टेज होती है, ये लो वोल्टेज होती है, ठीक। अच्छा, अब कोर के अंदर बाई एडिंग 4% सिलिकॉन से क्या होता है कि कोर का जो मटेरियल होता है ना, उससे कंडक्टिविटी ऑफ कोर इज डिक्रीज हो जाती है, हेंस रेजिस्टेंस ऑफ कोर इंक्रीज हो जाता है ना। दैट इज एडी करंट लॉसेस ऑल्सो डिक्रीजेस, एंड इनडायरेक्टली हिस्टेरिसिस लॉस डिक्रीजेस हो जाते हैं। ये सब क्या होता है? एडी करंट लॉस, हिस्टेरिसिस लॉस, ये सब हम लॉसेज में पढ़ते हैं। ये सब हम अभी कंस्ट्रक्शन देख रहे हैं, तो कंस्ट्रक्शन में हमें सिर्फ इनके नाम पता होने चाहिए कि हमारा एडी करंट लॉस जो होता है वो सॉरी, कंडक्टिविटी
डिक्रीज़ होती है तो हमारी रेजिस्टेंस इंक्रीज़ होता है, उसकी वजह से क्या होता है कि एडी करंट जो होता है वो डिक्रीज़ होता है, जिससे एडी करंट लॉसेस कम होते हैं और इनडायरेक्टली हिस्टैरिसीस लॉसेस भी हमारे वो डिक्रीज़ हो जाते हैं, ठीक। अच्छा, बाय यूजिंग स्टेप्ड कोर या क्रूसिफॉर्म कोर से क्या होता है, हमारी जो रिक्वायरमेंट ऑफ कॉपर होती है ना, कॉपर की रिक्वायरमेंट वो रिड्यूस हो जाती है, क्योंकि अगर कॉपर की रिक्वायरमेंट अगर रिड्यूस हो जाएगी तो हमारा ट्रांसफार्मर अच्छा ही होगा ना, है ना? इसीलिए हम ये यूज़ करते हैं, ठीक है भाई? आगे बढ़ते हैं। अच्छा, अब आ गया बाय यूजिंग स्टेप्ड कोर, हमारा क्या होता है, बाय यूजिंग स्टेप्ड कोर वॉल्यूम ऑफ कॉपर भी रिड्यूस हो जाता है ना? जैसा अभी हमने पढ़ा कि कॉपर की रिक्वायरमेंट कम हो जाती है तो वॉल्यूम ऑफ कॉपर रिड्यूसेस हो जाता है। अब जैसे हमारा ये कोर है, ये वाला हमारा कोर है, ये इसकी विड्थ है, ये इसकी लेंथ है, ठीक है? तो एलसी क्या होता है, यहाँ पे मीन लेंथ ऑफ कोर होता है, एसी जो होता है वो एल इंटू वी होता है, मतलब कि लेंथ इंटू ब्रेथ होता है ऑब्वियसली, ठीक है? एरिया जो होता है हमारा, तो ये क्रॉस सेक्शन एरिया होता है किसका, एयर का। अब इसके अंदर क्या होता है, जो हमारा कोर होता है उसके अंदर क्या होता है कि एयर ट्रैप्ड होना स्टार्ट हो जाती है, मतलब कि एयर जो होती है वो एक जगह पे रुकना स्टार्ट हो जाती है कोर्स के अंदर। तो इसके अंदर क्या होता है भाई, जब ये एक थिंग पॉसिबल होती है, वो क्या होता है कि जो हमारा कोर है इसके अंदर ये क्रॉस सेक्शन एरिया है ये वाला, है ना? तो ये एयर ट्रैप्ड होती है यहाँ पे, व्हेन फ्लक्स पासेस थ्रू दिस गैप इट इंक्रीजेस एरिया एंड दिस इज कॉल्ड फ्रिंजिंग इफेक्ट। काफ़ी जगह ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि फ्रिंजिंग इफेक्ट क्या होता है। तो क्या होता है, जब भी फ्लक्स पासेस होता है थ्रू दिस गैप, जो एयर ट्रैप्ड गैप जो होता है उसके थ्रू अगर फ्लक्स पासेस होता है तो वो इंक्रीज करता है एरिया को, दैट इज कॉल्ड एज फ्रिंजिंग इफेक्ट। ओके, फ्रिंजिंग इफेक्ट। अब थोड़ा-सा ये नीचे आते हैं, ये वाला पॉइंट, कि फॉर हाई फ्रीक्वेंसी ट्रांसफॉर्मर व्हिच इज़ यूज्ड इन इलेक्ट्रॉनिक सर्किट्स, जो हमारे हाई फ्रीक्वेंसी ट्रांसफॉर्मर होते हैं वो हम यूज़ करते हैं इलेक्ट्रॉनिक सर्किट्स में। देयर कोर इज़ मेड अप ऑफ एयर या फिर फेराइट्स के ये बने होते हैं, एयर के या फिर फेराइट्स के हमारे ये क्या बने होते हैं, कोर बने होते हैं जो इलेक्ट्रॉनिक सर्किट्स होते हैं, इलेक्ट्रिकल सर्किट नहीं, इलेक्ट्रॉनिक सर्किट जो कि हाई फ्रीक्वेंसी ट्रांसफॉर्मर्स होते हैं। ओके। अब लैमिनेशन ऑफ कोर जो होती है वो इज़ अराउंड 0.3 से 0.5 mm होती है भाई, ये अपने को याद रखना है कि 0.3 से 0.5 mm हमारी क्या होती है, लैमिनेशन ऑफ कोर होती है। ये क्वेश्चन पूछा जाता है कई बार, ये डायरेक्टली ये वन लाइनर में क्वेश्चन आ जाता है ना? अगर आप पीवाईक्यू करोगे तो आपको जरूर ये क्वेश्चन दिखेगा एसएससी जेई में, है ना? सॉरी, ये आपका इसमें एसएससी जेई में और आरआरबी जेईई जैसे एग्जाम्स में ये आपको ज़रूर दिखेगा ऐसा क्वेश्चन कि लेमिनेशन ऑफ कोर जो होती है वो कितने अराउंड होती है, तो 0.3 से 0.5 mm तक ये होती है। अच्छा, अब एक क्वेश्चन बनता है कि हाउ टू आइडेंटिफाई द हाई वोल्टेज एंड लो वोल्टेज साइड ऑफ ट्रांसफार्मर, हम हाई वोल्टेज साइड और लो वोल्टेज साइड ऑफ ट्रांसफार्मर की कैसे पहचानेंगे? तो बाय द लेंथ ऑफ बुशिंग्स, जो हमने बुशिंग्स देखी थी ट्रांसफार्मर के कंस्ट्रक्शन पार्ट में, तो बुशिंग्स के लेंथ से हम पता लगाएंगे, अगर जो बड़ी वाली होगी वो हाई वोल्टेज साइड की होगी और जो छोटी वाली होगी वो लो वोल्टेज साइड की होगी, ठीक है? तो हमको ये पता होनी चाहिए। अच्छा, बुशिंग्स क्या होता है, बुशिंग्स क्या होता है, यूज करते हैं फॉर कनेक्शन बिटवीन ट्रांसफार्मर वाइंडिंग एंड ट्रांसमिशन लाइन। यूज किसके लिए करते हैं, कनेक्शन बिटवीन ट्रांसफार्मर की वाइंडिंग एंड जो हमारी ट्रांसमिशन लाइन होती है, ओवरहेड लाइंस होती हैं, जिसके बारे में हम पावर सिस्टम में पढ़ते हैं जिसके बारे में, ठीक है? तो वो बुशिंग इसके बीच में लगी होती है। अच्छा, अब आता है भाई ब्रीथर, अब आता है ब्रीथर। ब्रीथर क्या होता है, ब्रीथर क्या करता है, इट इज यूज टू एब्जॉर्ब द मॉइस्चर फ्रॉम एटमॉस्फेयर सच दैट मॉइस्चर डोंट गो टू द ट्रांसफॉर्मर टैंक। ये क्या करता है, जो भी हमारा मॉइस्चर होता है कहाँ से, एटमॉस्फेयर से, उसको एब्जॉर्ब कर लेता है। क्यों? ताकि वो जो मॉइस्चर है वो हमारे ट्रांसफार्मर के टैंक के अंदर ना जा पाए। अगर मॉइस्चर हमारे ट्रांसफार्मर ऑयल के अंदर चला गया, ट्रांसफार्मर टैंक के अंदर चला गया, क्योंकि टैंक के अंदर ऑयल भरा पड़ा है, देन इट्स ऑयल प्रॉपर्टी क्या हो जाएगी, रिड्यूस हो जाएगी। ऑयल की प्रॉपर्टी क्या हो जाएगी, रिड्यूस हो जाएगी मेरे भाई, ऑयल की प्रॉपर्टी क्या हो जाएगी, रिड्यूस हो जाएगी। ओके, तो ये आपको याद रखना है। आगे बढ़ते हैं। बिफोर एब्जॉर्बिंग मॉइस्चर, सॉरी, बिफोर एब्जॉर्बिंग मॉइस्चर क्या होता है, हमारा जो ब्रीथर कंटेन करता है सिलिका जेल, क्या करता है, सिलिका जेल, जिसका कलर कैसा होता है भाई, ब्लू कलर होता है। ब्लू कलर होता है, ब्लू कलर क्या, मॉइस्चर को एब्जॉर्ब करने से पहले। लेकिन आफ्टर एब्जॉर्बिंग मॉइस्चर क्या होता है,
हमारा व्हाइटिश पिंक या ऑरेंजिश पिंक ये हो जाता है मेरे भाई। अच्छा, कंजर्वेटर टैंक क्या होता है? कंजर्वेटर टैंक में क्या होता है, व्हेन लोड इंक्रीजेज तो करंट हमारा बढ़ता है, करंट बढ़ता है तो आई स्क्वायर आर लॉसेज बढ़ते हैं, आई स्क्वायर आर लॉसेज बढ़ते हैं, जिससे हीट हमारी बढ़ती है, हीट हमारी इंक्रीज होती है। तो कंजर्वेटर टैंक यूज इसलिए किया जाता है कि जब टेम्परेचर ऑफ ऑयल, मतलब इससे क्या होगा, हीट अगर इंक्रीज होगी तो टेम्परेचर ऑफ ऑयल जरूर इंक्रीज होगा भाई। जब ट्रांसफार्मर की हीट हमारी, कंजर्वेटर टैंक की हीट अगर इंक्रीज हो रही है, बढ़ रही है, हीट ज़्यादा हो रही है, तो टेम्परेचर ऑफ ऑयल भी बढ़ेगा, ठीक है। तो ऑयल एक्सपांड्स करेगा एंड इंक्रीज करेगा इट्स वॉल्यूम, दैट एक्सपांडेड ऑयल गो टू द ट्रांसफार्मर टैंक। ओके, अब आता है वाइंडिंग्स। वाइंडिंग आपकी दो टाइप की होती है, कोर टाइप और शेल टाइप। ये कोर टाइप की वाइंडिंग होती है, इसमें क्या होता है कि वाइंडिंग सराउंड दी कोर होती है, यहाँ पे कोर सराउंड दी वाइंडिंग होता है, ठीक। आगे देखते हैं, इसका थोड़ा सा डिफरेंस हमने लिख रखा है, ये रहा। कोर टाइप में क्या होता है, वाइंडिंग सराउंड दी कोर होती है ना, और शेल टाइप में कोर सराउंड दी वाइंडिंग होता है। दिस इज ऑल्सो कॉल्ड एज इंटरलिंक्ड वाइंडिंग। जो कोर टाइप होता है उसको हम इंटरलिंक्ड वाइंडिंग भी बोलते हैं, है ना। और शेल टाइप को हम सैंडविच बाइंडिंग बोलते हैं। इसको यूज करते हैं लो करंट एप्लीकेशंस के लिए, इसको यूज करते हैं हाई करंट एप्लीकेशंस के लिए। ड्यू टू इंटरलिंक्ड वाइंडिंग लीकेज फ्लक्स रिड्यूस हो जाता है इसके अंदर, कोर टाइप के अंदर। इसके अंदर भी सैंडविच वाइंडिंग की वजह से लीकेज फ्लक्स रिड्यूस हो जाता है। लो वोल्टेज वाइंडिंग नियर टू कोर रिड्यूस करती है क्या, इंसुलेशन की रिक्वायरमेंट को। लो वोल्टेज की वाइंडिंग हम नियर टू कोर किस लिए लगाते हैं, इसलिए क्योंकि वो रिड्यूस करती है इंसुलेशन रिक्वायरमेंट को। ओके, अच्छा, लो वोल्टेज वाइंडिंग हमारी जो होती है, लो वोल्टेज वाइंडिंग नियर टू कोर तो रिड्यूस करती है इंसुलेशन रेजिस्टेंस, जैसा कि हमने इसमें पढ़ा, सेम ही है दोनों में, है ना। अब ट्रांसफार्मर का ऑयल, ट्रांसफार्मर का जो ऑयल होता है इसका पर्पस क्या होता है, इसका पर्पस ये होता है भाई, इंसुलेशन देना एज वेल एज कूलिंग करना। इंसुलेशन एज वेल एज कूलिंग, ये क्वेश्चन आता है, ये क्वेश्चन आता है मेरे भाई, है ना। इट इज़ अ मिनरल ऑयल और नेप्था बेस्ड और पैराफिन ऑयल होता है, पैराफिन बेस्ड ऑयल होता है ये। ओके, ये सब चीज़ें हमको याद करने की है, क्योंकि कंस्ट्रक्शन पार्ट क्या होता है कि मोस्टली थ्योरेटिकल होता है, तो ये याद रखने की चीज़ें हैं। बाकी इसमें काफ़ी सारे टॉपिक्स हैं, वोल्टेज रेगुलेशन है, एफिशिएंसी है, और आपका जो आपका मेथडोलॉजी होती है ट्रांसफॉर्मर एक्शंस की, वो है। रेफर्ड करते हैं हम प्राइमरी से सेकेंडरी, से सेकेंडरी से प्राइमरी। तो वो सब टॉपिक्स भी हम कवर करेंगे धीरे धीरे, मैं आपको वीडियोस प्रोवाइड करता रहूँगा। और अगर आपको कोई भी, अगर जैसे आपको अगर किसी टॉपिक की रिक्वायरमेंट है तो मुझे कमेंट कर सकते हैं और बता सकते हैं। अच्छा, ट्रांसफॉर्मर का जो ऑयल होता है वो लो विस्कोसिटी का ऑयल होता है, जो कि यूज करते हैं ट्रांसफॉर्मर के अंदर, ठीक है। कैसा होता है, लो विस्कोसिटी का, कैसा होता है भाई, लो विस्कोसिटी का ऑयल होता है ये। अच्छा, ट्रांसफॉर्मर का टैंक देखा था हमने, सबसे पहले इस तरीके का था। इसको कुछ नहीं, आउटर कवरिंग स्ट्रक्चर बोलते हैं, जिसको, जो कि मेडअप होता है किससे, कास्ट आयरन से मेरे भाई। किससे बना हुआ, कास्ट आयरन से ये बना होगा, ठीक है। अब थोड़ी सी ट्रांसफॉर्मर की कूलिंग के बारे में देखते हैं। ट्रांसफॉर्मर की कूलिंग देखो, एयर कूलिंग होती है जो कि लेस देन 30 MV होती है, एयर एंड ऑयल कूलिंग होती है जो कि लेस देन 30 MV होती है, और ऑयल एंड वाटर कूलिंग होती है जो कि ग्रेटर देन 30 MV होती है। थोड़ा सा ये ऑफिशियल एक बुक है, उसका मैंने स्क्रीनशॉट लिया हुआ है यहाँ पे। तो क्या होता है, फॉर ड्राई टाइप टेम्प, जो हमारे ड्राई टाइप के ट्रांसफार्मर होते हैं, तो एयर नेचुरल कूलिंग जो कि अप टू 5 kV तक हम यूज़ करते हैं कूलिंग को। जो एयर नेचुरल वाली होती है, जो 5 kV के ट्रांसफर होंगे वहाँ तक यूज़ करेंगे, ठीक है। एयर ब्लास्ट कूलिंग वो हम अप टू 25 kV तक यूज़ करते हैं, 25 kVA तक, ठीक है। फिर आते हैं हमारे ऑयल इमर्स वाले ट्रांसफार्मर, जिसमें क्या होता है, ये हमको याद रखना है, ओनान, ओनाफ, OFWF और ओफाफ, ये थोड़ा शॉर्ट फॉर्म में हमको याद रखना है, ठीक है। और ये क्वेश्चन पूछे जाते हैं एग्जाम में। ऑयल नेचुरल एयर नेचुरल ओनान कूलिंग जो होगी अप टू 10 MVA तक होगी, ऑयल नेचुरल एयर फोर्स्ड ओनाफ कूलिंग जो होगी अप टू 30 MVA तक होगी, ठीक है। ओफ OFWF जो होगी आपकी अप टू 60 MVA तक होगी, जो कि ऑयल फोर्स और वाटर फोर्स्ड है, ठीक है। और ऑयल फोर्स्ड एयर फोर्स्ड ओफाफ जो हम बोल सकते हैं, वो अबव 60 MVA तक होगी। अच्छा, एक चीज़ और हमने देखी थी सबसे पहली वाली स्लाइड में, एक टर्म थी एक्सप्लोजन वाल्व। इट इज सेफ्टी डिवाइस, कैसा होता है, सेफ्टी डिवाइस विच इज यूज टू प्रिवेंट डैमेज ऑफ ट्रांसफार्मर टैंक बाई रिलीजिंग द एक्सेसिव प्रेशर जनरेटेड इनसाइड द ट्रांसफार्मर। ओके, तो एक्सप्लोजन वाल्व लेयर नोन एज क्या बोला जाता है उनको, इनको बोला जाता है डायफ्राम बोला जाता है, जो कि मेडअप होती है थिनर
देन ट्रांसफार्मर के टैंक के लेयर से, जो कि मेड अप होती है किससे, थिनर देन ट्रांसफार्मर टैंक्स के लेयर से। ठीक, ओके आगे बढ़ते हैं भाई। ये लास्ट स्लाइड होगी या सेकंड लास्ट स्लाइड होगी, ज़्यादा समय नहीं होगा। कंपोनेंट ऑफ ट्रांसफार्मर, सबसे पहले वाइंडिंग्स है, वाइंडिंग्स हम देख लेते हैं। इन ट्रांसफार्मर देयर आर टू वाइंडिंग्स यूज्ड, देयर आर टू वाइंडिंग्स, देयर आर टू वाइंडिंग्स यूज्ड इन ट्रांसफार्मर, जो कि प्राइमरी होती है आपकी और सेकेंडरी होती है ना। ये आपकी प्राइमरी वाइंडिंग, ये आपकी सेकेंडरी वाइंडिंग। ओके, तो इसका क्या होता है, द प्राइमरी वाइंडिंग इज द कॉइल विच ड्रॉस पावर फ्रॉम सोर्स, जो कि क्या करती है, सोर्स से आपकी पावर को ड्रॉन करती है। और सेकेंडरी वाइंडिंग वो कॉइल होती है जो कि आपकी डिलीवर करती है पावर किसको, हमारे लोड को। ठीक है, ये हमारा एसी सोर्स होता है, ये लोड होता है, ये हमको याद रखना है, ये नंबर ऑफ टर्न्स है। ठीक, अच्छा हाई वोल्टेज वाइंडिंग और लो वोल्टेज वाइंडिंग हमने बताया था कि हाई वोल्टेज वाइंडिंग लो वोल्टेज वाइंडिंग कैसे पहचाननी है, बुशिंग्स के साइज से। ठीक, इट हैज़ लार्ज नंबर ऑफ टर्न्स और थिन वायर होते हैं, और लो वोल्टेज वाइंडिंग में लेस नंबर ऑफ टर्न्स और थिक वायर होते हैं। आयरन कोर क्या होता है, जो कि हमने पढ़ाई था, ये लो रिलक्टेंस पाथ को फॉलो करता है, ये भी आप एक बार पढ़ लेना। ठीक है, सीआरडीओ प्रोसेस के बारे में हमने देखा था, ट्रांसफार्मर टैंक हमने पढ़ा था अभी, आप और अच्छे से देख सकते हो इसके बारे में, है ना। और योक क्या होता है और लिम्ब क्या होता है भाई, योक जो होता है वो हॉरिजेंटल पोजीशन ऑफ द कोर इज नोन एज योक, और लिम्ब जो होता है वो वर्टिकल पोजीशन जो होती है, वर्टिकल पोजीशन वो हमारी लिम्ब होती है। ठीक है, बुशिंग्स हमने देख लिया, बुशिंग्स हमने देख लिया क्या होता है कि इन दी ट्रांसफार्मर हाई वोल्टेज एंड लो वोल्टेज लाइन टर्मिनल आर टेकन आउट फ्रॉम दी टैंक, सॉरी। ठीक, बुशिंग्स हमने देख लिया। ट्रांसफार्मर के ऑयल देखो, ये देखो ट्रांसफार्मर की ऑयल की जो प्रोवाइड इंसुलेशन करता है और कूलिंग पर्पसेस के लिए जनरली मिनरल और सिंथेटिक ऑयल होता है एज अ ट्रांसफार्मर ऑयल, जो कि हमने उसमें पढ़ा था अपने नोट्स में। और यहाँ पे देखो एक इम्पोर्टेंट पॉइंट और लिखा हुआ है मेरे भाई, एक इम्पोर्टेंट पॉइंट ये है मेरे भाई कि ये आपका जो डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ ट्रांसफार्मर ऑयल की होती है वो 33 केवी पर एमएम होती है, ये आपको याद रखना है। ठीक है, ट्रांसफार्मर ऑयल की रिक्वायरमेंट क्या है भाई, हाई थर्मल कंडक्टिविटी का होना चाहिए, लो डेंसिटी का होना चाहिए, हाई स्पेसिफिक हीट होनी चाहिए, नॉन टॉक्सिक होना चाहिए, गुड आर्क क्वेंचिंग प्रॉपर्टीज होनी चाहिए। ट्रांसफार्मर ऑयल शुड हैव कैसा होना चाहिए, हाई फ्लैश पॉइंट, लो विस्कोसिटी, लो पोर पॉइंट और लो वोलेटिलिटी होना चाहिए। अच्छा फ्लैश पॉइंट क्या होता है भाई, फ्लैश पॉइंट वो मिनिमम टेम्परेचर होता है जहाँ पे ट्रांसफार्मर बिगिंस करने लग जाता है, जो ट्रांसफार्मर का ऑयल होता है वो बिगिंस करने लग जाता है कन्वर्ट इनटू गैसेस, जो ऑयल होता है वो इन गैसेस में कन्वर्ट होने लग जाता है, और उसके फ्लैश पॉइंट का जो टेम्परेचर होता है 1.40 डिग्री सेल्सियस होता है, 140 डिग्री सेल्सियस। पोर पॉइंट क्या होता है भाई, इट इज़ द मिनिमम टेम्परेचर एट विच ट्रांसफार्मर ऑयल फ्रीज, जहाँ पे पोर पॉइंट जो होता है -30 डिग्री से -40 डिग्री सेल्सियस होता है। कंजर्वेटर टैंक हमने पढ़ा था अपने नोट्स में, आप एक बार यहाँ से देख लेना, ये थोड़ा और अच्छी लैंग्वेजेस में लिखा हुआ है ना। ब्रीथर के बारे में हमने पढ़ा, ब्रीथर आप देख लेना एक बार। और देखो ये सिलिका जेल था जो कि जब हमारा एब्जॉर्ब नहीं कर रहा था तो कैसा था, ब्लू कलर का, और जब वेट हो गया मतलब कि यहाँ पे न्यू है और यहाँ पे वेट है, वहाँ हमने नोट्स में क्या पढ़ा था कि एब्जॉर्ब करने से पहले क्या था ब्लू कलर, और एब्जॉर्ब करने के बाद क्या था व्हाइटिश पिंक, तो ये रहा। ठीक, वेट हो जाता है, ये गीला हो जाता है, उसके बाद ये पिंक कलर का हो जाता है। बुकोल्स रिले मैंने आपको बताया था कि प्रोटेक्ट करता है इंटरनल फॉल्ट्स को, लाइक शॉर्ट सर्किट, इंटरनल फॉल्ट और इंसुलेशन फेलियर को। ये लगाया कहाँ जाता है भाई, कंजर्वेटर टैंक और हमारा मेन टैंक या फिर ट्रांसफार्मर टैंक के बीच में ये लगाया जाता है, ट्रांसफार्मर टैंक के बीच में ये लगाया जाता है। अच्छा एक गैस एक्चुएटेड रिले होती है, इसको गैस एक्चुएटेड रिले बोला जाता है, ये कनेक्टेड होती है मेन टैंक और कंजर्वेटर टैंक के बीच में, यहाँ पे भी लिखा हुआ है। हाँ, सबसे मेन इंपॉर्टेंट कि इट इज़ यूज्ड फॉर ट्रांसफार्मर रेटिंग मोर देन 500 केवीए, मतलब 500 केवीए से ऊपर वाले ट्रांसफार्मर में ही हम बुकोल्स रिले को यूज़ करेंगे, उससे नीचे वाले में यूज़ नहीं करेंगे, है ना। ऑयल लेवल इंडिकेटर, ऑयल लेवल इंडिकेटर ये है, इट इज़ यूज्ड टू इंडिकेट एंड मॉनिटर द ऑयल लेवल इन कंजर्वेटर टैंक, नोन एज मैग्नेटिक ऑयल लेवल गेज, इसको क्या बोला जाता है, जी बोला जाता है, एम ओ जी बोला जाता है क्या, मैग्नेटिक ऑयल लेवल गेज, ये हमको याद रखना है। एडवांटेजेस क्या है भाई, कंटिन्यूस ऑयल लेवल को मॉनिटर करता रहता है ये, और इनिशिएट अलार्म दे देता है ये एट दी, जब वो हमारा ऑयल लेवल जो होता है वो एम्प्टी होने लग जाता है तो ये इंडिकेट कर देता है भाई। ये लास्ट स्लाइड है कि द पार्ट ऑफ ट्रांसफार्मर कोर विच कैरी द ट्रांसफार्मर वाइंडिंग इज कॉल्ड लिम्ब, क्या होता है, जो हमारा पार्ट ट्रांसफार्मर कोर का होता है जो कि कैरी करता है ट्रांसफार्मर की वाइंडिंग को, उसको हम लिम्ब बोलते हैं भाई। ठीक,
ये आपको समझ आया? लिम्ब क्या होता है? ये वाला होता है, ये होता है लिम्ब, ये वाला, ये होती है इसके अंदर वाली जो होती है ना, इसको हम लिम्ब बोलते हैं भाई। ठीक, अच्छा योग क्या होता है? योग होता है ये आउटर स्ट्रक्चर एक टाइप से, है ना। और हमने एक चीज़ और पढ़ी थी कि योग जो होता है वो हॉरिजेंटल वाला होता है और लिम्ब जो होती है वो वर्टिकल वाली होती है ना मेरे भाई। लो वोल्टेज वाइंडिंग, हाई वोल्टेज वाइंडिंग। ठीक, अच्छा योग के बारे में भी एक स्टेटमेंट है कि द पार्ट ऑफ ट्रांसफॉर्मर कोर विच सर्व्स एज क्लोजिंग द मैग्नेटिक सर्किट इज नोन एज योग। ठीक, ये आप पढ़ सकते हो और समझ सकते हो। बहुत अच्छा पॉइंट है ये वाला। ओके, तो दैट्स ऑल गाइस, यही हमारा छोटा सा एक वीडियो था 20-22 मिनट का। मैंने कोशिश करी थोड़ा 20-25 मिनट का ये वीडियो हो गया। और अगर आपको पसंद आता है तो कमेंट करो और मेरे को टॉपिक बताओ, आपको कौन से टॉपिक में दिक्कत है। ये मैंने एज जस्ट चैनल को स्टार्ट करने के लिए वीडियो डाली है। अगर आपको पसंद आता है तो ज़रूर कमेंट करना गाइस और सब्सक्राइब करना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।